वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों आइए देख लेते हैं, आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, कक्षा 10 विषय हिंदी है। और दोस्तों पूर्णांक होता है 70 का, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हमें OMR शीट में करना होता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय विलंब किए हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है। कह रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग के हैं, दूसरा दिया गया है द्विवेदी युग के हैं, तीसरा दिया गया है शुक्ल युग के हैं, और चौथा डी नंबर दिया गया है शुक्लांतर। दोस्तों यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर शुक्लोत्तर होगा। क्या होगा? शुक्लोत्तर युग होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? शुक्लोत्तर युग। जहां पर शुक्लांतर लिखा वहां पर शुक्लोत्तर युग होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट करें या फिर अपनी नोटबुक में लिखें। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग है, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग है, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग है, और चौथा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग है। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों वो है द्विवेदी युग के लेखक। कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है प्रश्न नंबर 2। कह रहा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है। दोस्तों निबंध विधा है, कविता विधा है, नाटक है, कहानी है, यानी चार विधाओं में से कौन से विधा की रचना है चिंतामणि। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करने का प्रयास करेंगे या आप अपनी नोटबुक में साथ में लिखते चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स चिंतामणि जो है वह किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है दोस्तों? निबंध की। और चिंतामणि के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो चिंतामणि के लेखक हैं। और ये किस विधा की रचना है? निबंधात्मक विधा है, यानी निबंध विधा की रचना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3। कह रहा कि गबन किसकी रचना है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? गबन जो है वो किसकी रचना है। तो आइए देख लेते हैं। गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जल्दी सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या हरिकृष्ण प्रेमी जी की है। तो फ्रेंड्स ये इतना सरल क्वेश्चन है कि बिल्कुल सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे कि ये जो रचना है किसकी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए नंबर। क्या बनेगा? ए नंबर, यानी गबन जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। दोस्तों ये गबन क्या है? ये इनका उपन्यास है बच्चों। क्या है ये? उपन्यास। और मुंशी प्रेमचंद के जो दो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो है गोदान और गबन। क्या है बच्चों? पहला है गोदान और दूसरा है गबन। तो ये दो इनके बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। कौन कौन से? गोदान और गबन। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है कौन सा? चौथा। फ्रेंड्स क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसका जो राइट आंसर बनेगा कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है।
तो फ्रेंड्स शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो है 1919 से लेकर 1938 तक के बीच का जो समय है वो शुक्ल युग के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो सभी बच्चे जो बच्चे पेन कॉपी नहीं लिए हैं वो अपनी उंगलियों को कमेंट में चलाते रहें, ताकि यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें आप एक बार लिखेंगे और उसके बाद में उसको सुनेंगे तो वो चीज़ें दोबारा आप लोगों के माइंड में फिट होंगी, वो चीज़ें आप लोगों को याद बनी रहेंगी। या फिर आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ में नोट करते रहें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5वें में कह रहा है नील का निर्माण फिर क्या कह रहा है बच्चों, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कि नील का निर्माण फिर किसकी रचना है। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि भाई ये किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जीवनी विधा है क्या, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, या फिर ये रेखा चित्र है। तो जल्दी से सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स ये जो विधा है ये है आत्मकथा। कौन सी विधा विधा है ये, आत्मकथा है दोस्तों ये। और ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि नील का निर्माण फिर ये लिखी गई है हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। और दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे, ये अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए कि स्टार क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम से स्टार बना लेना है कि इस क्वेश्चन को एकदम से 5 स्टार के रूप में हमें रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री प्रवास किस युग की रचना है और किसने की है, हमें ये भी पता करना है भैया किस युग की रचना है और किसने की है, ये भी हमें देखना है। तो अब आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रगतिवादी युग और चौथा ऑप्शन दिया गया है छायावादी युग। क्या दिया गया है दोस्तों, छायावादी युग। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भाई प्री प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। कौन से युग की रचना है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना है। अब ये प्री प्रवास जो है ये रचना है किसकी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी की। किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी की। बच्चों आप लोग नोट करिएगा, हम यहाँ पर केवल हरि औध लिखेंगे। किसकी रचना है, हरि औध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी की रचना है। कौन सी, प्री प्रवास। और ये कब रचना प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों ये रचना प्रकाशित हुई थी 1909 से 1913 के बीच में। दोस्तों कब प्रकाशित हुई थी, 1909 से 1913 के बीच में प्री प्रवास रचना जो है वो प्रकाशित हुई थी। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा मधुशाला किसकी रचना है। तो आइए भाई देख लेते हैं मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, या हरिवंश राय बच्चन जी की है, या सुमित्रानंदन पंत जी की है। जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे या आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन हरिऔध जी, सी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और डी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यानी मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। दोस्तों कौन किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला। और दोस्तों इनकी पंक्तियां क्या है कि मंदिर मस्जिद बैर सिखाती प्यार सिखाती मधुशाला। तो दोस्तों ये वही मधुशाला है जिससे ये पंक्तियां ली गई हैं। कौन सी पंक्तियां हैं, एक बार फिर से दोहराइए, मंदिर मस्जिद बैर सिखाती प्यार सिखाती मधुशाला, ये उसी की पंक्तियां ली गई हैं बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8वां। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। क्या कह रहा बच्चों, कह रहा भारत भारती किसकी रचना है। ए ऑप्शन में दिया गया है सियाराम शरण गुप्त की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा जी की है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी रचना है ये। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वां, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 8वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि भारत भारती जो है वो किसकी रचना है। तो भैया भारत भारती जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी रचना है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी की। और भारत भारती जो रचना है ये कब प्रकाशित हुई थी, तो आइए देख लेते हैं। ये प्रकाशित हुई थी बच्चों 1912 से
1913 के बीच में। कब प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स? 1912 से 1913 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी। अब आइए बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा आधुनिक काल कब से कब तक का समय माना जाता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। सन 1843 से अब तक का समय, 1643 से 1843 तक का समय, सन 1918 से 1936 तक का समय, या 1936 से 1943 तक का समय। तो फ्रेंड्स जो आधुनिक काल का समय है, दोस्तों आधुनिक काल मतलब क्या है? यानी वर्तमान समय का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्तमान किस में जुड़ा है? अब तक। क्या लिखा है? अब तक। बस यही चीजें हम लोग हिंट पकड़ेंगे कि भैया कह रहा कि आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या क्या होता है? जो वर्तमान में जो चीजें चल रही वही आधुनिक है। तो जहां पर अब तक की चीजें होंगी, जहां तक अब तक दिया होगा वही आधुनिक काल है। तो फ्रेंड्स क्या है? सन 1843 से अब तक का जो समय है, ये सारा समय क्या कहलाता है? आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है बच्चों, कह रहा मतीराम किस युग के कवि हैं? फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मतीराम जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं भाई? आधुनिक काल के कवि हैं, आदि काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, या फिर रीति काल के कवि हैं? तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि मतीराम जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं। ए ऑप्शन है आधुनिक काल, बी ऑप्शन है आदि काल, तीसरी ऑप्शन है भक्ति काल, और डी ऑप्शन है रीति काल। तो फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जो मतीराम जी हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। कौन है? रीतिकाल के युग के कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव बताओ भाई। तो शोक, दोस्तों शोक क्या होता है? दुख, करुणा, जब किसी का हृदय टूट जाए। दोस्तों वैसे हृदय कभी टूटता नहीं है, क्योंकि हृदय जब टूट जाएगा तो फिर जिंदा कैसे रहोगे भैया? यदि दिल टूट जाएगा क्या करोगे? जिंदा नहीं रहोगे। तो हृदय जैसे टूटने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन यह है कि जब हम लोग उदास होते हैं तब करुणा का भाव आता है, वही शोक बनता है। अब दोस्तों क्या है रति? क्या है? ये रति का मतलब होता है कि भाई हमें तैयार होना है, सजना है, संवरना है, कहीं जाना है, शादी पार्टी में एकदम सबसे अलग दिखाई पड़ना है, सबसे हैंडसम लगना है, सबसे ब्यूटीफुल दिखना है। इस तरीके की चीजें तो वो रति के अंतर्गत आती हैं। हास के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? हास के अंतर्गत आता है यानी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें, किसी ऐसे इंसान को देख लें जो बहुत ज्यादा रंगा पुता हुआ हो, पूरी तरीके से चारों चारों तरफ पुट्टी प्लास्टर लगी हो, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। निर्वेद क्या होता है दोस्तों? एकदम से साधु सन्यासियों के तरीके से जीवन जीना, और जाकर बढ़िया कुंभ में आस्था की डुबकी लगाना। तो वहां पर क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। तो फ्रेंड्स हासरस का स्थायी भाव क्या है? तो हमें केवल हासरस का स्थायी भाव देखना है। तो भैया हासरस कहाँ से आता है? यानी जब हम किसी ऐसी विकृत वेशभूषा, ऐसे किसी विकृत इंसान को देख लें जो ऊपर से बहुत ज्यादा एकदम से पुट्टी प्लास्टर लगाए हो दोस्तों, और उसकी विकृत वेशभूषा देखकर हंसी का भाव आ रहा हो, मन प्रफुल्लित हो रहा हो, तो वहां पर हास उत्पन्न होता है, हास का भाव उत्पन्न होता है, और कौन सा रस बन जाता है? हास्य रस बन जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि दिया गया है एक, कह रहा कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब दोस्तों यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कह रहा है दोस्तों कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्या उपमा अलंकार है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या रूपक अलंकार है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या श्लेष अलंकार। दोस्तों यहाँ पर आधा शबना गलती से टाइप हो गया है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर क्या होगा कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्य प्रकाश। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताया था, तीनों अलंकार हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। दोस्तों क्या बताया था हमने आप लोगों को? कुछ शब्दों को बताया था, वाचक शब्द बताए थे कि मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु। यदि इस तरह के शब्द आते हैं तो कौन सा अलंकार होता है भैया? बन जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा बनता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई? क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों क्या 3 चरण होते हैं? असंभव। 2 चरण होते हैं? मान सकते हैं। 4 चरण होते हैं? मान सकते हैं। 5 चरण होते हैं? असंभव, बन ही नहीं सकता है।
अब दोस्तों देख लेते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमें देखना है और भैया इसे समझना है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो बच्चों रोला छंद में जो है वो होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, एकदम से आसान से शब्दों में है। आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से सभी चीजों को समझते चलें। फ्रेंड्स कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों क्या है? उपसर्ग। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। क्या है? किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उस वाले जो पहले का शब्द है उनका उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी प्रारंभिक शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसके आगे जुड़कर, वही उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों कैसे? जैसे दिया जाए उप, ये उपसर्ग है और इसमें जोड़ने धन लगाकर कार, तो क्या हो जाएगा? उपकार। यहाँ पर ये क्या था? कार था, यानी गाड़ी थी, 4 पहिया थी, बैठ लो एकदम भू भू करके चले जाओ, कार थी। उसमें अगर तुमने उप जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपकार हो गया, यानी भलाई करना, लोगों की मदद करना, भैया उपकार बन गया। समझ गए उपसर्ग क्या होता है? तो बस इसी तरीके का उपसर्ग हमें इसमें ढूंढना है कि कौन सा उपसर्ग दिया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्या वी शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या मान शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या अक शब्द का प्रयोग किया गया है? या फिर आ का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आकर्षण में पहला शब्द, यानी उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों आ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? आ। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आकर्षण में क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा भैया। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? आ हो गया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि रचना के आधार पर, क्या कह रहा है बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? भाई रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब ऑप्शन दिया गया ए नंबर 2 भेद होते हैं, बी दिया गया है 5 होते हैं, सी दिया गया है 6 होते हैं, या डी दिया गया है 3 होते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं कि भैया कितने भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों एक तो वाक्य होता है सरल वाक्य। क्या होता है भाई? सरल वाक्य। तो पहला वाक्य आप लोग जान गए कि सरल वाक्य होता है। अब आइए दूसरा वाक्य देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। जब मिलकर बनता है कोई चीज तो क्या कहलाता है? वो संयुक्त वाक्य। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि ये दूसरा वाक्य है। अब आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड तीसरे नंबर पर कौन है? तो दोस्तों तीसरे नंबर पर होता है मिश्रित। कौन सा होता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, यानी मिश्री खाने वाला वाक्य बन जाता है, तो उसे बोल देते हैं मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों कितने आए पॉइंट? 3 आए। तो भैया अब देखते हैं ऑप्शन में अपने कहीं पर 3 दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? क्या कह रहा है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है क्या? द्वंद्व है क्या? बहुब्रीहि है क्या? या तत्पुरुष है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी पीताम्बर में कौन सा समास दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है? पीताम्बर कौन सा समास है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम से आसान से शब्दों में है। जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताने का प्रयास करें कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में कर्मधारय, बी ऑप्शन में द्वंद्व, सी ऑप्शन में बहुब्रीहि और डी ऑप्शन में तत्पुरुष। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि भैया पीताम्बर का मतलब क्या है। दोस्तों पीत क्या है? पीत धन अंबर। पीत धन अंबर। तो दोस्तों पीत का मतलब क्या होता है? तो भाई पीत का मतलब होता है पीला। पीत का मतलब पीला। और दोस्तों अंबर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अंबर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाले। दोस्तों पीले वस्त्र धारण करने वाले उसे क्या बोलते हैं? पीतांबर, यानी पीला है जिनका अंबर, यानी पीत यानी पीला, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो दोस्तों कौन है भाई? कौन सा समास बन जाएगा इसमें? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो भैया क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा बहुव्रीहि भाव समास। क्या बनेगा बच्चों? बहुव्रीहि भाव समास। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समास को पहचानते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि आंसू का तत्सम रूप लिखिए। क्या कह रहा बच्चों? कह रहा कि आंसू का तत्सम रूप लिखिए। तो दोस्तों आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? तो भैया आंसू को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अश्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रु।
अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्रु। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, यानी कि 18वां प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। दोस्तों क्या कह रहा है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कर्तवाच्य होते कैसे हैं। कर्तवाच्य, तो दोस्तों कर्तवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जिस वाक्य में दोस्तों क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाए, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाए वह वाक्य कैसा होता है, तो वह वाक्य होता है कर्तवाच्य, यानी कि कर्ता प्रधान। तो दोस्तों कर्ता प्रधान वाले में क्या आ जाता है, कर्तृवाच्य आ जाता है। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भैया उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट बन जाएगा भाई। उसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, क्योंकि कर्ता है तो कर्ता प्रधान है। अब दोस्तों यदि कहीं पर दोस्तों यदि क्रिया लगी हो, क्या लगी हो, क्रिया, और वो किसके द्वारा लगी हो, कर्म के द्वारा, जैसे कहा जाए कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वैसे अगर कहा जाए तो क्या हुआ, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, कर्मवाच्य आ जाएगा, कर्म की प्रधानता हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर भाव आता है, यानी उससे अब उठा नहीं जाता है, तो उसमें भाव आ जाएगा। यानी जब समय का होता है, कोई एज का इफेक्शन होता है, जैसे बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब भाववाच्य में आते हैं। किसमें आते हैं, भाववाच्य में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में क्या होता है, एज इफेक्शन होता है, यानी जैसे कि बचपना दिया जाए, बुढ़ापा दिया जाए, जवानी दिया जाए, इस तरह की चीजें होंगी तो किसमें आएंगी, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा कि ताभ्याः, क्या कह रहा, ताभ्याः शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो दोस्तों कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का हमें राइट आंसर पता करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे भैया, कि ताभ्याः शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सप्तमी विभक्ति द्विवचन है क्या, सी ऑप्शन षष्ठी विभक्ति बहुवचन है क्या, या डी ऑप्शन चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कि ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति क्या है। आई होप आप सब लोग टेक लगा चुके होंगे या अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे अपना आंसर, और सभी बच्चों ने लगभग आंसर सही दिया होगा। तो भैया ताभ्या जो है वो सप्तमी विभक्ति द्विवचन का वाक्य है। किसका है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का वाक्य है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में सर्वनाम बताइए। क्या कह रहा है बच्चों, कि निम्नलिखित में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। जहां ए ऑप्शन है मनुष्य, वहीं पर बी ऑप्शन है बचपन, सी ऑप्शन है वह, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं से बताएंगे और कमेंट में करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी बच्चों को कमेंट में करना है, या आप लोग इसका आंसर अपने मन से लिखेंगे, या भैया गूगलिंग करेंगे कि कहाँ से इसका आंसर आएगा, कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स इस तरीके का गद्यांश दिया होता है 6 नंबर का, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस, दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। इस तरह से चीजें दी गई हैं फ्रेंड्स। तो अब हमें इसमें जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही हमें, इस पैसे से ही हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया हमें संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ कैसे लिखते हैं, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके क्या बनाएंगे, संदर्भ बनाएंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम पूरा पेपर दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल करेंगे। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देख लेते हैं दूसरा वाला पेज। तो ये दोस्तों दूसरा वाला पेज आ गया। अब इस वाले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें सभी बच्चे।
स्क्रीनशॉट लें इसका। उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आइए देख लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। उसके बाद में ये क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। इस क्वेश्चन का दोस्तों इस वाले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका भी आप लोग क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे। ये उसके बाद में ये पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, पूरा पेपर। इस वाले पेज का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं दोस्तों, और इन श्लोकों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है सभी बच्चों को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा 5वें में कह रहा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों का नंबर में मुक्ति दूत है, हमें करना नहीं है। खा नंबर में ज्योति जवाहर है, बस हमें यही करना है। तो दोस्तों हमें कौन सा करना है पार्ट, ज्योति जवाहर के बारे में लिखना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, पहला कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखिए। दोस्तों आप लोगों ने जो भी ज्योति जवाहर के बारे में पढ़ा हो, बस यहीं पर एकदम से आप उसे टपिया दो पूरी तरीके से, पूरे नंबर मिल जाएंगे जितने भी नंबर का होगा। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लें, यानी लेखकों का जीवन परिचय है। कौन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वही दोस्तों देख लेते हैं कवियों में क्या है, गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रा नंदन पंत है, और महाकवि सूरदास है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। फिर उसके बाद में दोस्तों 2 संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। अब बच्चों इस वाले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए, यानी पर्यावरण संरक्षण पर, आतंकवाद पर, निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। और दोस्तों कह रहा है अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी पेपर है, आप लोगों को मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करना है, जो चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई हैं। बाकी बच्चों फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जाने से पहले मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।